वेलकम टू के सीरीज रिव्यूज, जहां हम लाते हैं पॉपुलर कोरियन सीरीज को हिंदी डब के साथ। और आज रिव्यू करने वाले हैं द पॉपुलर सीरीज गॉब्लिन। अपने मालिक के खून में सनी थी वो तलवार, जिसमें रहती थी उसके मालिक की आत्मा, जो बाद में गॉब्लिन कहलाई। और कोई आश्चर्य नहीं है कि उस तलवार पर हजारों लोगों का खून लगा था, और वो अपने मालिक के खून से भी सनी थी। उस तलवार को सिर्फ गॉब्लिन की दुल्हन ही निकाल सकती है। अगर एक बार वो तलवार बाहर निकल जाए तो तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक बुढ़िया गॉब्लिन की कहानी सुना रही होती है एक लड़की से, और वो लड़की ये कहानी सुन के हंस देती है। उसे लगता है कि ये बुढ़िया ऐसे ही उसे झूठी कहानी सुना रही है। वो बुढ़िया गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है कि ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है। और वो लड़की रह जाती है दंग। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जादुई दुनिया, गॉब्लिन्स और देवता, उसे इन पे विश्वास नहीं था और वो वहाँ से चलने लगती है। और वो बुढ़िया उसे रोकती है और कहती है, जब जिंदगी और मौत का समय आए तो तुम सच्चे दिल से दुआ करना। किसे पता, ऊपर वाला बड़े दिल से तुम्हारी बात सुन ले। और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो द लोनली एंड ग्रेट गॉड गॉब्लिन की, मिस्टर किम शिन की। वो कनाडा की स्ट्रीट्स में भटक रहे होते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और वो इस वक्त यहाँ आए हैं एक छोटे से बच्चे को बचाने, जो कि घर से भागने की कोशिश करता है। वो उसे तुरंत रोक देते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, कहते हैं कि आगे तुम पछताओगे। और वो बच्चा बोलता है, ये मादरचोद, अपना काम करना। क्या पक रहे हो मादरचोद? वो बच्चा उनसे पूछता है कि आप कौन हैं और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। और मिस्टर किम उसे उसका पास्ट फ्यूचर सब बताने लगते हैं और वो बच्चा हो जाता है दंग। और तभी मिस्टर कैंग एक गमला खसका देते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है फ्यूचर। तभी उस बच्चे का सौतेला बाप उसे मारने के लिए आता और उस गमले से लड़के गिर जाता है। और मिस्टर कैंग उस बच्चे को राय देते हैं और कुछ टिप्स देते हैं आने वाले फ्यूचर के बारे में। सॉरी कहता। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बच्चा उन्हें देखता ही रह जाता है। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाता है 1000 साल पहले का, जब किम शिन एक इंसान था और वो एक मिलिट्री जनरल था। और युद्ध में उसके सामने थी हजारों की सेना और वो उनसे अकेला भिड़ जाता है। जंग में जीतने के बाद किम शिन लौटता है अपने राज्य, जहाँ पे उसे सिपाहियों द्वारा अपमानित किया जाता है। उसे गद्दार कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा ने कहा है कि किम शिन गद्दार है। और किम शिन जैसे ही राजा से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, उसके लोगों को मार दिया जाता है। जैसे तैसे खुद को और अपने सैनिकों को बचते बचाते वो राजभवन के अंदर आता है। अंदर आते ही उसे एक बार फिर से अपमानित किया जाता है। राजा के चमचे उसे गद्दार कहते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। और ये सब किम शिन की बहन किम सन ही, जो कि इस राजभवन की रानी है, यानी राजा की पत्नी, वो चुपचाप खड़े होकर देख रही होती है। किम शिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए राजा के पास जा ही रहा होता है कि तभी किम शिन की बहन आती है और कहती है कि भैया, मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है कि आप गद्दार नहीं हो। और ये देखते ही राजा की जलन बढ़ जाती है और वो किम शिन की आंखों के सामने ही उसकी बहन, उसके माँ बाप, उसके परिवार और उससे जुड़े सभी लोगों का कत्लेआम मचा देता है। और आखिर में किम शिन को भी धोखे से उसके अपने सैनिक के हाथों से ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी लाश को सड़ने के लिए जंगल में फेंक दिया जाता है, जहाँ उसके बचे कुचे रिश्तेदार उसकी मौत का मातम बना रहे होते हैं। उसने हजारों लोगों की हत्या की थी। वो हजारों पापों का भोगी था। वो हजारों पापों का भागीदारी था। इसलिए ईश्वर ने उसे सजा देने का फैसला किया।
back home, home, home. When you're slow, that's all of fear. Come to see it all so clear. I'll be standing here to take you back home, home, home. और कई साल बाद एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की, जो कि है एक ग्रिम रीपर। इनका अंदाज है थोड़ा हटके, इनकी हेड है काफ़ी स्टाइलिश और इनके लुक्स हैं काफ़ी ऑसम। जो भी इन्हें एक नज़र देख ले वो पल भर में इनका दीवाना हो जाए। एक गाड़ी की हो जाती है इनसे टकरार और आप लोग देख ही सकते हैं कि उस गाड़ी और उसके ड्राइवर का क्या हाल हुआ। वो गाड़ी वाला बाहर आता है और ग्रिम रीपर को गाली बकने लगता है और तभी ग्रिम रीपर का होता है फेस रिवील। और तभी ग्रिम रीपर हो जाता है वहां से गायब। और तभी वहां पे भीड़ आ जाती है और ड्राइवर से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ड्राइवर को कुछ याद ही नहीं रहता है क्योंकि ग्रिम रीपर ने वाइप कर दी है उसकी मेमोरी। तभी वो लोग कुछ नोटिस करते हैं उस गाड़ी में होती है एक लड़की की लाश। वो सब डर जाते हैं और पीछे खड़ी हुई लड़की को कुछ समझ नहीं आया, तो जैसे ही वो गाड़ी में देखती है वो डर जाती है क्योंकि उस गाड़ी में होती है उसी लड़की की लाश। तभी उस लड़की की आत्मा के पास ग्रिम रीपर आ जाता है और कहता है, उम्र 25 साल, जिसका जन्म फायर स्नेक के महीने में और ब्लैक ऑक्स के साल में हुआ। मौत का महीना वुड रैबिट और साल येलो टाइगर। मौत का समय 8:32। मौत का कारण दम घुटना। तुम ही हो ना, ये सच बात है ना? और वो उस लड़की की आत्मा को ले जाता है आफ्टर लाइफ, जहां वो उसे एक चाय ऑफर करता है जिसे पी के वो अपनी इस जिंदगी की सभी यादें भूल जाएंगी और अगले जन्म की तैयारी करेंगी। और यहाँ होता है ग्रिम रीपर और गॉब्लिन का पहली बार एक फनी सा एनकाउंटर, जिसमें ये दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। गॉब्लिन? ग्रिम रीपर, तुम? इससे घटिया हैट नहीं मिली तुम्हें। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और गॉब्लिन आ जाता है अपने नए घर में और तभी उससे वहां मिलने आते हैं गॉब्लिन के परिवार के बचे कुचे वंशज। वो गॉब्लिन से उसका हालचाल लेते हैं और अपने पोते से गॉब्लिन को मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि अब से मेरा पोता ही आपकी सेवा करेगा। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो गॉब्लिन उसे बताता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारा अंकल बनेगा, फिर तुम्हारा बड़ा भाई, फिर तुम्हारा बेटा और आखिरी में तुम्हारा पोता भी बनेगा। कैसे हो नन्हे दोस्त? ये क्या था? तुम इतनी डाउटफुल बातें क्यों कर रहे हो? वो बच्चा ऐसे ही नटखट और शरारती सवाल पूछता ही रहा, लेकिन तभी गॉब्लिन ने उसे गौर से देखा। उसे कुछ अजीब चीज महसूस हुई और उसने कहा कि तुम अपने बहुत ही पुराने पूर्वज की तरह दिखते हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उनकी तरह है। क्या वो पूर्वज बहुत हैंडसम थे? तभी एक फ्लैशबैक सीन दिखाता है जब गॉब्लिन की मृत्यु होती है तो उनके बचे कुचे रिश्तेदार उनकी डेड बॉडी के सामने रो रहे होते हैं और तभी ईश्वर का पैगाम आता है। ईश्वर गॉब्लिन के अनगिनत गुनाहों की सज़ा देने के लिए उसे हमेशा जिंदा रहने की सज़ा देते हैं। समय बीत जाएगा लेकिन गॉब्लिन की मृत्यु नहीं होगी, वो हमेशा तड़पता रहेगा। और यहाँ हम दो खुआ के उस पूर्वज को भी देख सकते हैं जिसकी शक्ल हूबहू दो खुआ से मिलती है और इस बच्चे का किरदार आगे चल के बहुत ही अहम होने वाला है। ईश्वर द्वारा दिए गए श्राप के कारण गॉब्लिन दोबारा जिंदा हो जाता है। When you're slow, that's all of fear. Come to see it all so clear. I'll be standing here to take. ईश्वर के पैगाम के बाद गॉब्लिन को दोबारा जिंदा किया गया। ईश्वर के आदेश के अनुसार गॉब्लिन को हमेशा जिंदा रहने की सज़ा मिली है क्योंकि उसने जो अनगिनत पाप किए हैं उसकी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। वो अगले 1000 साल तक यहीं इसी धरती पर भटकता रहेगा।
और ये सज़ा उसे इसलिए दी जाती है क्योंकि उसने अनगिनत लोगों की हत्या की होती है और सिर्फ गॉब्लिन की दुल्हन ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। गॉब्लिन का एकलौता बच्चा सेवक ये देखकर हैरान हो जाता है, वो खुश हो जाता है। वो जैसे ही बोलता है कि माय लॉर्ड मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तभी गॉब्लिन कहता है अभी मुझे कहीं पहुंचना है। तभी सीन शिफ्ट होता है उन दो मास्टर माइंडों पे जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था गॉब्लिन और उसके परिवार के खिलाफ, ताकि वो उन पे देशद्रोह का झूठा आरोप लगा सके और उन्हें मृत्यु दंड दिलवा सके और उसके बाद राजा को बहकाकर उससे उसका सिंहासन भी छीन सके। और तभी उन्हें अपने सामने दिखता है एक साया। वो उसे आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि आखिर वहाँ पे कौन खड़ा है, और सामने कोई ऐरा गैरा नहीं खड़ा था, सामने खड़ी थी उनकी मौत, यानी द लोनली एंड ग्रेट गॉड। उनमें से एक व्यक्ति ताव में आके आगे बढ़ा गॉब्लिन को मारने के लिए, और तभी गॉब्लिन ने उसे बेदर्दी से मार दिया। और तभी जो दूसरा वाला व्यक्ति था, जो कि असल में पूरे षड्यंत्र का असली पापी था, वो डर जाता है। वो जैसे ही कुछ करने वाला होता है, उसके पहले ही गॉब्लिन ने उसे पकड़ के उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। सभी दुष्टों को उनके कर्मों की सजा देने के बाद, सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद, किम शिन आता है अपनी बहन की कब्र के पास। वो वहाँ आकर अपनी बहन के मृत शरीर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आने में बहुत देर कर दी, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। अपनों को खोने का गम, खासकर उसकी बहन को ना बचा पाने का दुख उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। उसका शरीर इस दर्दनाक हादसे और गुस्से से सहम चुका था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ साफ दिख रही थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस बच्चे की तरफ जो कि था डोकहुआ का पूर्वज। उसके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और अब उसके परिवार में उसके लिए कोई नहीं था सिवाय गॉब्लिन के। गॉब्लिन बेहद ही दुख के साथ कहता है उस बच्चे से कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बदला लेने में इतना अंधा हो चुका था कि मैं समय पे तुम्हारे दादाजी को बचाने नहीं आ पाया। गॉब्लिन उस बच्चे से वादा करता है और कहता है कि वो उसे अपनी शरण में लेता है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और वो बच्चा फैसला करता है कि वो गॉब्लिन की शरण में जाएगा और जीवन भर उसकी सेवा करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक जहाज पे जिस पर सवार होते हैं गॉब्लिन और वो बच्चा। उस शिप पर उन दोनों के अलावा भी बहुत सारे लुटेरे होते हैं और गॉब्लिन अपने उस शिष्य को कुछ खाने को देता है, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है, कहता है कि मास्टर इसे आप ही खाइए, मेरा पेट भरा हुआ है। वो वैसे तो बहुत भूखा था, लेकिन वो अपने मास्टर को भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए उसने खुद भूखा रहने का फैसला किया। और उसकी इसी उदारता को देख के गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो अपने में से आधा टुकड़ा उसको दे देता है और गॉब्लिन उसे अपनी शक्तियाँ दिखाता है, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसने आज से पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। और तभी वो लुटेरे उस बच्चे को पीछे कर देते हैं, उसका खाना कचर देते हैं और उसे लटका देते हैं जहाज के ऊपर। उसे वो नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चा नीचे गिर के समुद्र में डूब के मर जाए। वो बच्चा उनसे विनती करता है कि मुझे छोड़ दो। वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि उसका मास्टर तो सिर्फ एक है और हम इतने सारे, वो हमारा भला क्या ही उखाड़ लेगा। तभी गॉब्लिन कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, वरना अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम सबकी बूंद फाड़ दूंगा। और ये सब सुन के वो सारे लुटेरे हंसने लगते हैं, बोलते हैं तू भला हमारा उखाड़ ही क्या पाएगा बे, तू अकेला है और हम इतने सारे। वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो गॉब्लिन कहता है कि अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ मौजूद हर किसी की मैया चोद दूंगा। और गुस्से में वो लोग उस बच्चे को पानी में फेंक देते हैं। अब वो लोग गॉब्लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हथियार से हमला करने की कोशिश करते हैं।
तभी गॉब्लिन उन्हें अपना असली रूप दिखाता है और जहाज को तबाह करने लगता है। और यही देखते सबकी फट जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई गॉब्लिन है। और अब वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं कि हमें छोड़ दो। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। गॉब्लिन अपनी तलवार निकालता है और सबको खत्म कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है हजारों साल बाद का, जहाँ पे गॉब्लिन एक ऊंची इमारत के ऊपर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है किसी महिला के चिल्लाने की, कोई मदद मांग रहा है। वैसे तो वो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो चला जाता है उसकी मदद करने। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सबको पता चलता है कि एक आदमी नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, एक लड़की को गाड़ी से टक्कर मारता है, उसका एक्सीडेंट करता है, उसे अधमरी हालत में छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और तभी वो लड़की वहाँ अधमरी हालत में पड़े हुए जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है। और तभी उसका चेहरा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो एपिसोड 1 में स्टार्टिंग में उस बुढ़िया से बात कर रही होती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। उसकी ये पुकार वहाँ पे मौजूद एक देवता सुन लेता है और वो कोई और नहीं, वो होता है गॉब्लिन। लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करता है। तभी उस लड़की को याद आता है कि उस दिन उस बुढ़िया ने उससे क्या कहा था कि जब भी तुम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होगी तो सच्चे मन से दुआ करना, किसे पता कि ईश्वर खुद तुम्हारी मदद करने उतर आए। और वो सच्चे दिल से दुआ करने लग जाती है और उसकी ये दुआ गॉब्लिन द्वारा कबूल भी कर ली जाती है। और उस लड़की की पुकार सुनते ही गॉब्लिन नीचे उतर आते हैं उस लड़की की जान बचाने। वो लड़की पूछती है कि तुम आखिर हो कौन? अजनबी समझ लो। प्लीज मेरी मदद कर। गॉब्लिन कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे इंसानों के मामले में टांग अड़ाने की बिल्कुल आदत नहीं है और ना ही मुझे यह हरकत पसंद है। वो लड़की कहती है कि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ और तभी वो अपने पेट की तरफ इशारा करती है। तो तुम किसी और का जीवन बचाने की भीख मांग रहे हो? वो कहती है हाँ, मैं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है, मुझे इसके लिए जीना है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और वो इतना कहते ही वो अपना दम तोड़ देती है और वहीं मर जाती है। और तभी गॉब्लिन कहता है नर्म दिल देवता मिला, इसे तुम अपनी अच्छी किस्मत समझना। और वो उसके सर पर अपना हाथ फेरता है, अपना जादू चलाता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि उस लड़की को दोबारा ठीक कर सके। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो जिस लड़की की जान बचा रहा है उसी की कोख से जन्मी लड़की आगे चलकर उसकी दुल्हन बनेगी, जो गॉब्लिन को उसके श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कराएगी। और वो औरत वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन तब तक गॉब्लिन वहाँ से जा चुका रहता है और एम्बुलेंस आती है और उस लड़की को बचा के ले जाती है। और तभी वहाँ पर आता है ग्रिम रीपर। वो अपना कार्ड निकालता है जिसमें लिखा होता है लोगों की मौत। वो देखता है कि आज यहाँ पर इस टाइम पर 2 लोगों की मौत होनी थी, लेकिन यहाँ पर तो एक भी लाश नहीं मिल रही। उसे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। वो पीछे की तरफ पलटता है और देखता है कि यहाँ तो ठंड के मौसम में चेरी ब्लॉसम के फूल निकले हुए हैं। वो समझ जाता है कि ये गॉब्लिन की ही करतूत है। और तभी सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उस औरत ने एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। और वहाँ मौजूद सभी काली शक्तियाँ, बुरी आत्माएं उस बच्ची के आसपास मंडराने लगती हैं और कहती हैं कि गॉब्लिन की दुल्हन ने फाइनली जन्म ले ही लिया है। क्योंकि गॉब्लिन ने जीवन चक्र से खिलवाड़ किया था, जिसके कारण जीवन चक्र में हुई फेरबदल के कारण वो असंतुलित हो जाता है और गॉब्लिन की शक्तियों का कुछ अंश आ जाता है गॉब्लिन्स ब्राइड में। और उन शक्तियों के कारणवश वो देख पाती है आत्माओं को, वो उनसे बात कर पाती है, उनकी मदद कर पाती है। और आज होता है गॉब्लिन की ब्राइड यानी जी यून तक का बर्थडे और वो अपनी मॉम से कहती है कि वो उनके लिए केक बनाकर रेडी रखे। वो स्कूल से आएंगी तो अपनी मॉम के साथ अपना बर्थडे स्पेंड करेंगी। और तभी शाम का वक्त दिखाता है, जब वो स्कूल से आती है उसकी मॉम उसके लिए केक रेडी रखती है। उसकी मॉम उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाती है
और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने स्कूल की बातें अपनी मॉम से शेयर करती है कि आज कैसे वो क्लास में टॉप की, आज उसका दिन कैसा गया, सब कुछ उसे बताती है। और तभी जी उन तक चुप हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मर चुकी हो। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि आज एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जीवन तक की माँ गुजर चुकी है। और ये बात जीवन तक को पता चल गई क्योंकि वो आत्माओं को देख सकती है और वो अपनी माँ की आत्मा को देखते ही समझ गई कि वो मर चुकी है। अब उसकी माँ उसके बीच नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा रोती है लेकिन वो खुद को संभालती है। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें अब मेरे बिना ही रहना पड़ेगा और अकेले रहना पड़ेगा और तुम्हें खुद को मजबूत बनाना सीखना पड़ेगा। और उसकी माँ बोलती है कि सब्जी वाली दादी के पास जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगी। और तभी जीवन तक को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता होता है कि उसकी माँ मर चुकी है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। और जैसे ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती हैं तभी वो सामने खड़ा देखती हैं ग्रिम रीपर को, जो कि आया है जीवन तक को ले जाने के लिए, क्योंकि जीवन तक को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। समय चक्र में आए असंतुलन के कारण जीवन तक का जन्म हुआ, क्योंकि 8 साल पहले उस एक्सीडेंट में जीवन तक के माँ के साथ साथ जीवन तक की भी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन गॉब्लिन की वजह से वो बच गई और ये समय चक्र में असंतुलन पैदा करता है। इस वजह से वो आया है जीवन तक को मारने के लिए। इससे पहले वो जीवन तक को कोई नुकसान पहुंचा पाता, सब्जी वाली बुढ़िया आके उसे बचा लेती है और वो ग्रिम रीपर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रिम रीपर ये देख के बहुत ही अचंभे में आ जाता है कि कैसे ये बच्ची और वो बुढ़िया उसे देख सकते हैं इस रूप में, और ग्रिम रीपर वहाँ से चला जाता है। और तभी सब्जी वाली दादी बच्ची को समझाती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे कभी भी आ सकता है और वो तुम्हें मार देगा। और हाँ, तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में हमेशा छुपा के ही रखना पड़ेगा कि तुम्हें भूत दिखते हैं, वरना ये आगे चल के तुम्हें ही दिक्कत करेगा। और जीवन तक हैरान हो जाती है कि वो बूढ़ी दादी उसकी मदद क्यों करती है। तभी हमें थोड़ा सा पीछे का सीन दिखाता है कि जब उसकी माँ मर चुकी होती है तो उसकी माँ की आत्मा जाती है उस बुढ़िया के पास और उससे विनती करती है कि प्लीज़ मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही जीवन तक का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें ही बनना पड़ेगा उसकी गार्डियन। और तभी सीन शिफ्ट होता है उस बुढ़िया पे। उसके सामने से चल कर आ रहा होता है एक लड़का, और ये लड़का कोई और नहीं, ये होता है डोख्वा। और जैसे ये दोनों की टकरार होती है तभी एक टाइम स्किप दिखाया जाता है 10 साल का, जहाँ पे वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और डोख्वा भी बड़ा हो जाता है। डोख्वा उससे पूछता है कॉफी डेट के लिए और वो बोलती है हाँ ज़रूर। और तभी सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन की तरफ। वो कुछ कर रहा होता है, तभी घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। उस पे होता है डोख्वा का कॉल। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से अपना वॉलेट लाना भूल गया और उस लड़की के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और वहाँ के लोग उसे पैसे देने को बोल रहे हैं और वो उनसे आपका नंबर मांग रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बताया कि आपके पास फ़ोन ही नहीं है। वो गॉब्लिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अंकल, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझसे बर्तन धुलवाएंगे वरना। और गॉब्लिन उसे पूरा इग्नोर ही करता है। और हम देखते हैं कि 10 साल बाद जीवन तक हो चुकी है बड़ी। वो अपने स्कूल से लौट रही होती, तभी रास्ते में एक आत्मा उसको परेशान करती है। वो कहती है कि तुम गॉब्लिन की दुल्हन हो ना, मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी वो उसे डराती है और गॉब्लिन की दुल्हन देख के डर जाती है और वो घिना जाती है। और तभी उस भूत को सामने कुछ दिखता है, वो डर जाती है। वो गॉब्लिन की दुल्हन से माफ़ी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। गॉब्लिन की दुल्हन यानी जीवन तक का कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वो आगे चलने लगते हैं। तभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे से आ रहा होता है गॉब्लिन और उसी को देख के वो भूत डर के भाग जाती है। और तभी हमें यहाँ देखने को मिलता है एक रोमांटिक एंगल, जिसमें होता है गॉब्लिन और गॉब्लिन की दुल्हन का पहला फेस ऑफ, यानी उनकी पहली मुलाकात। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे को नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। लेकिन गॉब्लिन को होता है एक अजीब सा एहसास। वो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि पहली बार वो जीवन तक से मिला, लेकिन उसके दिल ने कहा कि वो उसे बरसों से जानता है।
और तभी सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन के घर की तरफ, जहाँ पर उसके सेवकों का वंशज वो बूढ़ा आदमी आता है और गॉब्लिन से बातें करने लगता है। वो गॉब्लिन को उसका नया पासपोर्ट, नई आइडेंटिटी देता है, नया नाम देता है। क्योंकि गॉब्लिन हज़ारों सालों से ज़िंदा है तो उसे हर 25 साल में अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी जगह, अपना घर बदलना पड़ता है। वो देश देश दुनिया के हर कोने में जाके रहता है लगभग 25 साल तक नई पहचान के साथ। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार अगर गॉब्लिन चला गया तो शायद ही वो इन दादाजी से मिल पाएगा दोबारा कभी, क्योंकि ये दादाजी के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। गॉब्लिन उन्हें सब चीज़ों के लिए शुक्रिया करता है और वो बूढ़ा कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मेरा परिवार हमेशा से आपके परिवार का सेवक रहा है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और गॉब्लिन को इस महीने के अंत तक ये घर खाली करके दूसरे देश में नई पहचान बना के जीने के लिए जाना होगा। दादाजी ने अपने काम की सारी जिम्मेदारी दो ख्वा को सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि गॉब्लिन जब वापस आएगा तो अब से दो ख्वा उसकी सेवा करेगा। तभी घर के अंदर दो ख्वा आ जाता है। वो दादाजी और गॉब्लिन पे बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि मैंने आप दोनों को कितने सारे कॉल किए कि आप लोग मुझे बचाइए, ये लोग मुझसे बर्तन धुलवाएंगे, लेकिन आप लोग ने मेरी मदद के लिए नहीं आए। तभी वो दादाजी दो ख्वा पे भड़क जाते हैं और बोलते हैं, दो ख्वा तुम कब सुधरोगे। और दो ख्वा किम शिन के डॉक्यूमेंट्स देखता है। दो ख्वा उनसे पूछते हैं कि अंकल क्या आप कहीं जा रहे हैं? आप जा रहे हैं तो आप कब जा रहे हैं? दो ख्वा को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है कि ये जो सामने बैठा शख्स है वो कोई अंकल नहीं, वो असल में है एक गॉब्लिन जो हज़ारों सालों से ज़िंदा रह रहा है। तभी अगले दिन का सीन दिखाता है। अलार्म क्लॉक बजती है, जीवन तक उठती है। वो अपनी मौसी और उनके बच्चों के साथ रहती है, लेकिन उसकी मौसी ने उसकी ज़िंदगी हराम कर रखी है। वो उसे बात बात पर ताने मारती है, उसे सज़ा देती है, उसे मारती पीटती है, उससे खाना बनवाती है, उससे घर की साफ़ सफाई करवाती है, यहाँ तक कि उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है। लेकिन स्टिल जीवन तक अपनी मौसी के साथ ही रहती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। और उसकी मौसी एक नंबर की लालची औरत है। वो सिर्फ जीवन तक को अपने पास इसलिए रख रही है ताकि वो उसकी बहन यानी जीवन तक की माँ के इंश्योरेंस के पैसे हड़प सके, और उसके बाद वो जीवन तक को हमेशा के लिए घर से धक्के मार के निकाल देने वाली है। क्योंकि जीवन तक अभी तक 18 साल की नहीं हुई है तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, और इसीलिए वो जीवन तक को पाल रही है। लेकिन वो दिन प्रतिदिन उसकी ज़िंदगी जहर जैसे बनाती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी बहन के इंश्योरेंस के पैसे उसकी बहन की बेटी यानी जीवन तक ने कहीं छुपा के रखे हैं, लेकिन जीवन तक को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो बोलती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो वो उसे ताने मारती है, उसे गालियाँ देती हैं। तो जीवन तक गुस्से में खाली पेट ही घर से स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन वो स्टिल उसे मारती है बर्तन फेंक के। और जीवन तक समुद्र के किनारे बैठ के अपना बर्थडे मनाती है, जो कि वो हर साल अपना बर्थडे अकेले ही मनाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं है, ना ही उसकी माँ। वो ऊपर वाले से दुआ करती है और ऊपर वाले से अपनी नाराज़गी जताती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी जीते जी जहन्नुम बन चुकी है। उसने आज तक कभी भी अपने बर्थडे पर कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो इस बार इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी होती है, इतनी ज़्यादा निराश हो चुकी होती है कि उसने ऊपर वाले से आखिरी दुआ मांगी कि प्लीज़ मुझे नौकरी, पैसा और एक प्यार करने वाला हमसफ़र दिला दो। जब वो ऊपर वाले से अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड शिकायत कर रही होती है, अपनी ज़िंदगी को कोस रही होती है, ऊपर वाले को बुरा भला कह रही होती है, उसकी सारी बातें पता नहीं कैसे गॉब्लिन तक पहुंच रही थी। और तभी उसने केक पे लगी मोमबत्तियों को बुझाया, और जैसे उसने ऐसा किया गॉब्लिन का शरीर अपने आप जीवन तक की तरफ खिंचा चला गया। वो अपने आप जीवन तक की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। गॉब्लिन इस बात से बड़ा ही हैरान है कि 1000 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इस लड़की ने भला मुझे कैसे बुला दिया। और यहाँ दूसरी तरफ जीवन तक अपना रोना धोना मचा रही होती है। तभी गॉब्लिन बोलता है कि क्या हुआ, और जीवन तक उसे देख के हैरान हो जाती है। गॉब्लिन उसे बोलता है तुमने तो यार कब से बोल बोल के मुझे पका दिया है, ये तुम क्या बोल रही थी, बॉयफ्रेंड, नौकरी, फलाना ढिमकाना। तो जीवन तक हैरान हो जाती है। वो बोलती ये बात तुम्हें कैसे पता थी। तो गॉब्लिन उसे बताता है कि कई बार मैं लोगों की इच्छाएं सुन सकता हूं और उनकी विशेष को पूरी भी कर सकता हूं। जीवन तक पूछती है
तुम लोगों की विशेष पूरी कर सकते हो, तो क्या तुम कोई जिनी हो या फिर कोई एंजल हो? गॉब्लिन बोलता है, ना तो मैं कोई जिन हूँ, ना ही मैं कोई एंजल हूँ, और ना ही मैं वो हूँ जो तुम मुझे सोच रही हो। वो जीवंतक को कहता है कि मैं लोगों का भविष्य और किस्मत चुटकियों में बदल सकता हूँ। जीवंतक पूछती है, तुम भविष्य देख सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक तो आने वाला भविष्य आया ही नहीं और तुम उसे देख के बदल सकते हो। कहीं तुम कोई जादूगर या फिर कोई देवता तो नहीं हो? जीवंतक कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हें बारिश में देखा था तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम में कुछ खास है। वो बोलती है कि मैं समझ गई कि तुम कौन हो। और गॉब्लिन पूछता है, अच्छा बताओ फिर मैं कौन हूँ? तो बोलती है, ना तो तुम कोई देवता हो, ना तो तुम कोई शैतान हो, और ना ही तुम कोई जादूगर हो। तुम हो एक गॉब्लिन। कि गॉब्लिन और जीवंतक की एक दूसरे से मुलाकात हो चुकी है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं। जीवंतक उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम कोई भूत हो या कोई एंजल? गॉब्लिन बोलता है कि ना तो मैं कोई भूत हूँ और ना ही मैं कोई एंजल हूँ। और पहले ये बताओ कि तुमने मुझे भला यहाँ बुलाया कैसे अपने पास? जीवंतक पूछती है, क्या मैंने बुलाया? तो गॉब्लिन कहता है कि हाँ, तुमने ही मुझे अभी यहाँ पे समन किया है, तो बताओ तुमने मुझे यहाँ कैसे बुलाया? जीवंतक कहती कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और गॉब्लिन कहता कि तुम ही ने मुझे बुलाया है, वरना बताओ मैं यहाँ पे कैसे आ गया? और इसी बीच में इन दोनों की बहस हो जाती है। गॉब्लिन बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अजीब है, मुझे वो सब नहीं दिख रहा है जो मुझे आमतौर पर दिखता है। जीवंतक बोलती है, तुम्हें ऐसा क्या दिखता है? तो बोलता है, मुझे तुम्हारा फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जीवंतक बोलती है, क्या तुम लोगों का फ्यूचर देख सकते हो? तो गॉब्लिन कहता है, हाँ, मैं लोगों का फ्यूचर भी देख सकता हूँ और उसे बदल भी सकता हूँ। तो जीवंतक हंसने लगती है और वो उसका मजाक बनाने लगती है। कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो गॉब्लिन कहता है, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो जीवंतक कहती है, आज उसका बर्थडे है, एक अलग बर्थडे, और वो इसे अलग तरीके से मनाना चाहती है। गॉब्लिन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं कभी कभी लोगों की इच्छाएं भी पूरी कर देता हूँ। जीवंतक उससे कहती कि तुम्हारे हाथों में जो फूल है वो मुझे दे दो। गॉब्लिन उसे वो फूल दे देता है। जीवंतक पूछती है कि इस फूल का मतलब क्या है? वो बोलता है कि ये बकवीट के फूल हैं। वो बोलती है कि मुझे इस फूल का नाम नहीं जानना, मुझे इस फूल का मतलब जानना है। तो गॉब्लिन बोलता है, लवर्स। और तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल दिखाया जाता है। तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, ओ मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल न होए जुदा। मेरा तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा। और तभी गॉब्लिन पूछता है कि तुम आखिर रो क्यों रही थी? हाँ? और जीवंतक बोलती है, ये बात तुम्हें कैसे पता? तो गॉब्लिन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। तो जीवंतक कहती है, सुन ली थी मतलब? तो वो बोलता है कि मैं कभी कभी लोगों की इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। और ये सब सुन के जीवंतक खुश हो जाती है। वो गॉब्लिन से पूछती है कि क्या तुम कोई एक जिनी हो या कोई एंजल हो? गॉब्लिन कहता है, ना तो मैं कोई जिन हूँ, ना ही मैं कोई एंजल हूँ। तो फिर जीवंतक कहती है, तो फिर तुम लोगों की इच्छा पूरी कैसे कर देते हो? तो गॉब्लिन कहता है, बस कर देता हूँ। तो जीवंतक अपनी इच्छा मांगने लगती है। तभी गॉब्लिन कहता है, तुम रो क्यों रही थी, ये मुझे पहले बताओ। जीवंतक उससे कहती है कि उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था कि दुनिया में हर एक इंसान एक डिक्शनरी के साथ पैदा होता है, एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें उसके जीवन का सारा सार लिखा हुआ होता है, ऐसी डिक्शनरी जिसमें उसके जीवन की हर एक डिटेल लिखी होती है। लेकिन उसकी डिक्शनरी में खुशी और किस्मत जैसे शब्द हैं ही नहीं। तो गॉब्लिन पूछता है, बताओ तुम्हें क्या विश चाहिए? जीवंतक कहती है कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और अपनी आंटी से छुटकारा चाहिए और एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो गॉब्लिन कहता है, ठीक है, तुम्हें कुछ ही दिनों में एक जॉब मिल जाएगी और तुम्हें बहुत ही जल्द अपनी आंट से छुटकारा भी मिल जाएगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और जीवंतक उसे हर जगह ढूंढने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बाकी विशेष तो मान ली, पर मेरे जीवन साथी का क्या होगा? और गॉब्लिन अपने घर आ जाता है और तभी वो अपने घर में मंडराता हुआ देखता है ग्रिम रीपर को। वो हैरान हो जाता है और ग्रिम रीपर भी गॉब्लिन को देख के चौंक जाता है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गॉब्लिन उसे बताता है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहता हूँ। और ग्रिम रीपर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है? तो गॉब्लिन कहता है, हाँ। और तभी दो ख्वा कॉफ़ी लेके अंदर आता है कुछ बड़बड़ाते हुए। तभी वो गॉब्लिन को देख के डर जाता है और वो उससे पूछता है कि अंकल जी, आप यहाँ कैसे आए? तो गॉब्लिन उससे पूछता है कि बताओगे ये सब क्या हो रहा है?
दोखवा उसे बताता है कि अंकल जी आप 20 साल तक बाहर रहेंगे, इसलिए ये घर खाली रहेगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 20 सालों किसी किराएदार को रख लूँ और उससे हम लोग अच्छे खासे पैसे भी बना लेंगे। लेकिन गॉब्लिन उसे मना कर देता और कहता है कि तुम जानते भी हो ये आदमी क्या है। तो अभी दोखवा उससे कहता है कि आपको ऐसे किसी भी किराएदार से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और गॉब्लिन पूछता है अच्छा ये कितना पैसा दे रहे हैं। तो दोखवा ने बोला इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट दे रखा है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और अब तुम यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। और ग्रिम रीपर कहता है कि मैंने पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं और ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो गॉब्लिन उस कॉन्ट्रैक्ट में आग लगा रहा है। ग्रिम रीपर कहता है कि ये तो सिर्फ एक कॉपी है, मेरे पास ऐसे और भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गॉब्लिन कहता है कि मैं उन सभी कागजों पे भी आग लगा दूंगा। और ग्रिम रीपर कहता है कि ये घर मैंने खरीद लिया है, तो अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और गॉब्लिन कहता है कि तुम एक गॉब्लिन को उसके इलाके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो ना इसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। और तभी ग्रिम रीपर कहता है कि ग्रिम रीपर से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो ना तुम, मैं घर के बदले उस छोटे लड़के की जान भी ले सकता हूँ। तो गॉब्लिन कहता है ठीक है आप इसे अपना ही घर समझिए। और ग्रिम रीपर कहता है कि मेरा घर है। तो गॉब्लिन कहता है कि नहीं ये मेरा घर है, चाहो तो एक गॉब्लिन को उसके इलाके से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो। और तभी शाम का सीन दिखाता है डाइनिंग टेबल पर। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इन बेशर्मों को खाना खाते समय भी शर्म नहीं आती। ये वहाँ भी अपनी लड़ाई चालू कर देते हैं एक दूसरे पे खाना फेंक के। और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीवन तक अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही होती है। वो स्टडीज़ में बहुत ही अच्छी होती है, वो अपने स्कूल में हमेशा टॉप करती है। और वो उन बकवीट के फूल्स को देखती हैं जो गॉब्लिन ने उसे दिया होता है। वो उसे देख के गॉब्लिन के ख्यालों में खो जाती है। और नेक्स्ट डे वो पूरे शहर भर में घूमती है जॉब की तलाश में। उसे लगता है कि गॉब्लिन ने जो उसे वरदान दिया है वो सच होगा और वो इधर उधर भटकने लगती है जॉब की तलाश में। लेकिन अफसोस उसे कोई भी नौकरी पे नहीं रखता है और उसे निराश होके जाना पड़ता है। उसे लगता है कि गॉब्लिन ने उसके साथ कोई बहुत ही बेकार मजाक किया है और वो गुस्सा हो जाती है। तभी उसे दिखता है कि एक जगह आग लगी और वो उसे बुझाने लगती है। तभी उस पर फूंक मारती है और गलती से वो एक बार फिर से समन कर देती है गॉब्लिन को। और गॉब्लिन फिर से आश्चर्य के साथ उससे पूछता है कि तुमने आखिरकार मुझे फिर से कैसे बुलाया। जीवन तक कहती कि नहीं मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। गॉब्लिन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन तुम मुझे बुला सकती हो, ये कैसे हो सकता है। और जीवन तक उससे गुस्से में पूछती है कि तुमने मुझसे जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। गॉब्लिन बोलता है ऐसा नहीं है, तुमने कोशिश ही नहीं की। तो जीवन तक कहती है कि मैं कब से जॉब इंटरव्यूज दे रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी नौकरी पे नहीं रख रहा है। तो गॉब्लिन कह रहा है तुम इस स्ट्रीट पे क्यों आ रही हो, तुम्हें दूसरी स्ट्रीट पे जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें एक लेडी मिलेगी जो तुम्हें जॉब पे रख लेगी। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इस मुलाकात के बाद जीवन तक समझ जाती है कि आखिर वो कैसे गॉब्लिन को समन कर पा रही है। वो जब भी आग को बुझाती है गॉब्लिन को वो समन कर देती है, जिसकी वजह से गॉब्लिन उसके पास खींचा चला आता है। और अब उसने गॉब्लिन को परेशान करने का ठान लिया है। वो कभी चर्च में, कभी बाथरूम में, कभी स्कूल में, कभी लाइब्रेरी में बार बार आग जलाती और बुझाती ताकि वो गॉब्लिन को बुला सके। इस बार उसने लाइब्रेरी में भी कैंडल बुझाई और इस बार गॉब्लिन फिर से आ गया। वो गॉब्लिन को बताती है कि हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा कनेक्शन है, एक्चुअली मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। गॉब्लिन इस बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जीवन तक उसे पकड़ लेती है और गॉब्लिन हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़की मुझे कैसे छू सकती है। और जीवन तक उसे अपना बर्थ मार्क दिखाती है, कहती है कि ये देखो ये निशान बताता है कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। और गॉब्लिन उस निशान को देख के समझ जाता है कि ये इसलिए इसके शरीर पे है क्योंकि इसकी माँ को गॉब्लिन ने आज से 20 साल पहले बचाया था। और गॉब्लिन उसे कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक गलती है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो, वरना तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए। वो ऐसा बोल के जाने लगता है। लेकिन जीवन तक कहती है कि मैं सच में गॉब्लिन की ब्राइड हूँ क्योंकि मैं भूतों को देख सकती हूँ और उनसे बात कर सकती हूँ और ये निशानी मेरे साथ बचपन से है। गॉब्लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है दरवाज़ा खोल के। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है क्यूबेक सिटी कनाडा में और उसके पीछे गॉब्लिन्स ब्राइड भी आ जाती है। वो उसे देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम उस दरवाजे से भला कैसे यहाँ आ गई।
तो बोली मैंने बस उस दरवाजे को खोला और मैं तुम्हारे पास आ गई। जीवन तक को ये जगह बहुत ही अजीब लगी। वो पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो बोलता है हम लोग इस वक्त कनाडा में हैं। जीवन तक हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या अभी हम लोग जस्ट कनाडा में टेलीपोर्ट हुए हैं? तो गॉब्लिन कहता है हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ, तो मेरे पास भी तुम्हारी जैसी शक्तियाँ होंगी। गॉब्लिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके साथ पूरा कनाडा सिटी घूमती है और वो कहती है गॉब्लिन से कि मैं समझ गई। तो वो बोलता है किस बारे में? तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो वो कहता है किस लिए? तो कहती है कि मैं गॉब्लिन्स ब्राइड हूँ, मेरे पास बहुत ही सारी दिव्य शक्तियाँ हैं। तो गॉब्लिन कहता है तुम आखिर हो क्या चीज़? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। 사랑해요. रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए